बंधुओं नमस्कार। मैं अपने चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ और आज का चर्चा का विषय है समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान के भाग 4 जिसको कि हम लोग नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उसमें कुछ उद्देश्यों का वर्णन किया गया है जिसके आधार पर राज्य जब विधायन करते हैं तो विधायन के लिए जिन विषय वस्तुओं पर वो ध्यान केंद्रित करेंगे उनका वर्णन किया गया होता है। तो इसी भाग 4 में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने अपने राज्यों में एक समान नागरिक संहिता के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब बात आती है नागरिक संहिता का क्या मतलब है। नागरिक संहिता का अर्थ ये है कि वे विषय जो मनुष्य के यानी कि नागरिकों के दैनंदिन जीवन में नित्य जीवन में उनके व्यक्तिगत जीवन कर्मों यथा पारिवारिक जो जीवन पद्धतियां हैं, जैसे कि उसमें विवाह हो गया, भरण पोषण हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, एडॉप्शन हो गया, दत्तक ग्रहण हो गया, और ये संपत्ति का विभाजन जिसको हम लोग उत्तराधिकार कहते हैं वो हो गया। विवाह विच्छेद के उपरांत दंपतियों के मध्य जो संपत्तियां हैं उनका बंटवारा है, उनकी बात हो गई। तो और बच्चों को जब डिवोर्स हो जाता है तो बच्चों की अपेक्षा किसे प्रदान की जाएगी, इन सब के संबंध में, या विवाह की शर्तें क्या होंगी, उम्र क्या होगी, एक मोनोगमी पॉलीगैमी इसको एक रास्ता बनाना है, एक समान बनाना है, बहु पत्नी प्रथा का समापन करके एक पत्नी प्रथा पर लाना है। तो ये सब विषय ऐसे विषय हैं जो मनुष्य के दैनिक जीवन और सामाजिक जीवन से संबंधित रखते हैं और मनुष्य समाज का अंग है। इसलिए समाज में निवास करने वाले विभिन्न धर्म और मतों के अनुयायियों के व्यक्तिगत विधियों के मध्य जो विषय मैंने कहे उन पर विभिन्न प्रकार के जो हैं वो प्रावधान उपलब्ध होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं कहीं कोई एक प्रावधान है कोई तरह का, दूसरे मत में दूसरा प्रावधान है, कहीं एक प्रावधान उपस्थित है कहीं वह अनुपस्थित है। उदाहरण के लिए मान लिए थोड़ी देर के लिए मुस्लिमों में दत्तक ग्रहण की कोई का प्रावधान नहीं है। मुस्लिमों के में उनके शरीयत में इद्दत पीरियड के बाद कोई भी प्रावधान नहीं था, तो बाद में नियम ला दिया गया है शाहबानो सारे और शाहबानो के केस के बाद। अब रह गई बात इसी तरह से आपके मुस्लिमों में उम्र की बात आती है शादी की, तो वहाँ पर वो एज ऑफ प्यूबर्टी का जो है, जो रजस्वला होने की उम्र है, वो कहते हैं 9 से लेकर 13 साल है। जबकि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में क्या कहा गया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत, कि पुरुष की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और स्त्री की आयु 18 साल होनी चाहिए। तो इसी तरह की जो विसंगतियां हैं उन विसंगतियों में एक रूपता लाने के लिए यह संविधान में यह बात कही गई थी अनुच्छेद 14 में कि भाई इन सब विषयों पर जहां पर कि विभिन्न व्यक्तिगत विधियों के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे प्रावधान हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तो उन सभी प्रावधानों में एक रूपता कर दी जानी चाहिए, जिससे कि व्यवहार में आपका भ्रम न रहे और वह एक जो कठिनाई आती है वह न रहे। और यह कठिनाई मूलतः जो न्यायालयों के समक्ष मामलों के निर्धारण के लिए मामले आते हैं वहाँ भी आती है, जन साधारण की समझ में भी आती है, अंतर्जातीय विवाहों के मामलों में भी आती है। तो इन सब चीज़ों की जो एक भ्रमजाल बना हुआ है उसको काटने के लिए, समाप्त करने के लिए एक समान नागरिक संहिता की एक अवधारणा भारतीय संविधान में लाई गई। अब ये बात ध्यान में आती है कि क्या भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहे गए हैं उन्हें हम न्यायालय के माध्यम से प्रभावी करने के लिए याचिका अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट और अनुच्छेद 232 सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। तो नियम यह कहता है कि भाग 3 में वर्णित जो उसको मूलभूत अधिकार कहते हैं उनके उल्लंघन द्वारा, जो कि राज्य द्वारा या राज्य के निकायों द्वारा उनमें उल्लंघन किए जाते हैं, उनके विरुद्ध ही या उन अधिकारों के जो भाग 3 में वर्णित हैं उनके प्रतिस्थापन के लिए ही हम याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में क्रमशः अनुच्छेद 226 और 32 के अंतर्गत याचिकाएँ ला सकते हैं। अब रह गई बात भाग 4 में किए गए नीति निर्देशक तत्व जिसको लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उनमें
ये बात है कि जब राज्य विधायन करेंगे तो इस बात का ध्यान में रखेंगे कि भाग 4 में किन किन विषयों पर विधायन करने के लिए एक पूर्व निर्देश संविधान में प्रदान किया गया है। तो यह बात ध्यान में रखते हुए जब कोई व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाता है और कहता है साहब देखिए भाग 4 में अमुक अनुच्छेद के अंतर्गत अमुक बात कही गई है, परंतु राज्य विधायन में इसको अपने संज्ञान में लेकर के विधायन नहीं बना कर रहे हैं, तो उन्हें निर्देशित किया जाए कि आप इस पर विधायन करें। तो संवैधानिक विधि यह है कि न्यायालय में सुस्थापित सिद्धांत है कि भाग 4 में वर्णित किए गए प्रावधान वह न्यायालय द्वारा प्रभावी नहीं कराए जा सकते। दोज आर नॉट जस्टिसिएबल एज ए रिजल्ट thereof no writ can be issued to the government for the formulation of or for the enactment of any legislation on the topics mentioned under part 4 of the Indian Constitution। तो वह तो एक तरह से सुझाव हैं जो कि राज्यों को दिए जाते हैं कि जब भी आप भविष्य में विधायन करेंगे तो इन बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे। अब आती है बात अनुच्छेद 14 में एक समान नागरिक संहिता के संदर्भ में। तो एक समान नागरिक संहिता के संदर्भ में बहुत दिनों से ये बात आती रही है, जैसा कि मैंने पहले वर्णन किया कि राज्यों को चाहिए कि वे एक समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ें और उसको निर्माण करने के लिए प्रयास करें। इसी में बहुत से वाद हैं, लेकिन सरला मुद्गल बनाम भारत संघ जो 1995 का वाद निर्णय है उच्चतम न्यायालय का, उसमें यह बात कहा गया और इसके पहले भी और इसके पश्चात भी बारंबार उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि राज्यों को चाहिए कि वह एक समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करें। तो कहने का अर्थ ये हुआ, इस दिशा निर्देश के माध्यम से यह बात मन में बैठ जाती है कि यदि कोई राज्य समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति में वह न्यायालय में ले जाया जाएगा तो वह संविधान विमत नहीं माना जाएगा। और यदि वह भाग 3 के किसी भी भाग को छूता नहीं है या उसके प्रतिकूलता में नहीं जाता है तो भाग 4 में वर्णित अनुच्छेद 14 में दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप बनाया गया विधायन वह स्ट्रक डाउन नहीं होगा। उसके न्यायालय जो है वह उसे ये नहीं कहेगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वहाँ पर आपको डायरेक्शन दिया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ विधिक प्रावधान हैं जो कि सभी पर समान रूप से लागू हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्युलर लॉज। तो सेक्युलर लॉज का मतलब होता है कि द इनेक्टमेंट्स और द प्रोविजंस ऑफ द इनेक्टमेंट्स व्हिच आर इक्वली एप्लीकेबल टू द फॉलोअर्स ऑफ every religion and faith, just like you can say the Dowry Prohibition Act, जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, IPC का दहेज हत्या, घरेलू हिंसा 2005, माता पिता और वयोवृद्धों के भरण पोषण का अधिकार, विवाह विच्छेद के उपरांत भरण पोषण जो कि आपकी CRPC में 125 में था और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 में जो लागू हुई है वो अनुच्छेद धारा 144 से 146-47 तक में वहाँ पर ये प्रदान किया गया है। तो कहने का अर्थ ये हो गया, बहुत से ऐसे प्रावधान ऐसे हैं जो नित्य जीवन में व्यवहार और जीवन पद्धति से संलग्न क्रियाकलाप हैं। अब इसी तरह से लिव इन रिलेशन में जो साथ रह रहे युगलों को संरक्षण दिए जाने वाली बात है, इस पर अभी तक कोई कानून नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संविधान की आत्मा और उसके द्वारा जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय लिव इन रिलेशंस को वैलिडिटी देता है और कपल्स को उनके राइट्स देता है, बच्चों को पैटर्निटी देता है। तो इन सब चीज़ों को जो नए आयाम हैं इस पर भी ध्यान देना चाहिए और इनको भी समाहित करने के लिए इस समान नागरिक संहिता में प्रावधान दिए जाने चाहिए। ये आज की चिंतन की विषय है। अब इसके अतिरिक्त यह भी एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि हम जब समाज में देखते हैं तो पाते हैं कि मुस्लिम धर्मावलंबी एक से अधिक विवाह के लिए अपनी शरीयत अधिनियम का हवाला देते हैं। तो ये हो गई पॉलीगैमी। परंतु हिंदू कोड बिल जो है, जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, उसके अंदर एक विवाह की बात कही, मोनोगेमी की बात कही गई है। तो भारत के दोनों ही नागरिक, दो विभिन्न मतों के अनुयायी और उनमें विवाह के लिए शर्तों में विभिन्नता, तो इस विभिन्नता को एक रूपता में लाने के लिए भी हम एक समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। अब रह गई
भारतवर्ष में जो जो धर्मावलंबी रह रहे हैं हम उनकी भी चर्चा कर लें। तो भारतवर्ष में सर्वाधिक संख्या में हिंदू मतावलंबी, जिसको वो सनातन मतावलंबी कहते हैं, वो हैं, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हिंदू एक जीवन पद्धति है। और उसके बाद फिर आते हैं मुस्लिम। कहने को तो वो उनको हम लोग माइनॉरिटी कहते हैं, बट दे आर मेजॉरिटी इन माइनॉरिटी, वह बहुसंख्यक हैं अल्पसंख्यकों में। उसके बाद फिर आते हैं पारसी, फिर उसके बाद आते हैं ईसाई। जाते यूँ कहूँ, जिसको हम क्रमागत उससे कहें तो जनसंख्या में सर्वाधिक सनातन धर्मावलंबी हिंदू, उसके पश्चात इस्लाम धर्मावलंबी, फिर क्रिश्चियन, फिर पारसी। तो ये आपकी एक तरह से, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 हो गए, ये आपके 4 धर्मावलंबी भारत में पाए जाते हैं। परंतु इन सब की व्यक्तिगत विधियों में बहुत अंतर है। तो इन अंतरों के बीच जो भ्रम पैदा होता है, उसके निराकरण के लिए हम बार बार इस प्रयास को कहते हैं कि हम एक समान नागरिक संहिता की ओर क्यों न बढ़ें और उसका निर्माण करने की बात हम क्यों नहीं करें। अब इस बिंदु पर एक चीज़ और भी सामने निकल के आती है कि रिसेंट पास्ट में हम लोगों ने देखा कि उत्तराखंड ने 2023 में उत्तराखंड ने 2024 में 23 में नहीं, उत्तराखंड ने 2024 में एक समान नागरिक संहिता का कोडिफिकेशन कर दिया और 2025 में उसकी नियमावली जारी कर दी। लेकिन इसी तर्ज पर गुजरात ने भी पहल की है। परंतु इस सबसे पहले एक और राज्य है जिसने बड़ा उल्लेखनीय काम किया था, और वो किया था 29 मई 1987 को, जब उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो उसने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू कर दी। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है कि जब हम समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय कई बार ये बात कह चुका है, या विचारक कई बात कर चुके हैं कि संपूर्ण भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए जो है उतावली नहीं दिखानी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, इसे बाध्यकारिता के रूप में नहीं लागू करना चाहिए, 2। और तीसरा, राज्यों को भरसक ये प्रयास करना चाहिए कि विभिन्न मतावलंबियों को आप सहमत करें, उनको कन्विंस करें कि ये आपके भले के लिए है, समाज के भले के लिए है, न्याय व्यवस्था की द्रुतगामिता के लिए भले के लिए है, अतः इस व्यवस्था को अंगीकार किया जाना चाहिए। अब ये बात तो बहुत दिन से कही जा रही है, और जब से भाग 4 संविधान का हिस्सा है और अनुच्छेद 44 इसमें सन्निहित है, तब से इस बात की और बात कही जा रही है। लेकिन क्या इतना स्थायी प्रावधान होते हुए भी किसी राज्य ने, किसी सत्तासीन राजनीतिक पार्टी ने इस ओर पहल करने के लिए प्रयास किया? उत्तर आता है नहीं प्रयास किया। तो इसके पीछे भी यह कारण खोजना होगा कि क्यों नहीं किया। तो हम ध्यान दें और बातें करें तो यह बात समझ में आती है कि उत्तराखंड ने सर्वप्रथम पहल करते हुए 2024 में समान नागरिक संहिता बनाई, और उसके बाद उसने 2025 में इसके नियमावली का निर्माण कर दिया। और ये उसने किया है अपनी अधिनियम की धारा 48, 389 और 391 में प्रदत्त की गई शक्तियों के अनुपालन में। अब उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता बनाई गई है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो उसमें उन्होंने यह बात ध्यान में रखी कि उत्तराखंड में जो जनजातियां हैं उनके अपने कुछ व्यक्तिगत नियम कानून हैं जो उनके विवाह इत्यादि से संबंधित हैं। तो उन्होंने ये अपने अधिनियम में यह अपवाद रखा कि धारा 2 तथा अनुच्छेद 366, 25 तथा अनुच्छेद 342 के अधीन निर्धारित किसी भी अनुसूचित जाति के सदस्यों व ऐसे व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों जिनके परंपरागत कोई रीति नीति इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं तो वे प्रभावित नहीं होंगे, और इस नियमावली यानी 2025 की नियमावली है वह उन पर लागू नहीं होगी। तो कहने का मतलब है मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब हु फॉल अंडर सेक्शन 2 and article 366 part 25 and article 342
they will not be affected by the provisions of the Common Civil Code 2024 and its rules 2025 एक्सेप्शन क्लॉज में डाल दिया उनको। अब रह गई बात कि ऐसा क्यों किया गया, तो पुष्कर सिंह धामी साहब जो उत्तराखंड के निवासी हैं, और इंसिडेंटली मैं भी उत्तराखंड का निवासी हूँ, तो मुझे पता है कि जौनसार बाबर एक एरिया कहलाता है जो कि तराई का एरिया है, जहाँ से फुट हिल्स ख़त्म होती हैं और हिल्स शुरू हो जाती हैं, जो कि राजा जी पार्क का हिस्सा आता है। तो वहाँ पर कुछ जनजातियाँ रहती हैं जो कि अपने को कहते हैं कि हम पांडवों के वंशज हैं, और उनके यहाँ द्रौपदी प्रथा चलती है। द्रौपदी प्रथा का मतलब पति एक होगा और वह सामान्य तरह एक पत्नी का पति नहीं होगा, वहाँ पर 5 पति एक पत्नी के पति होंगे, तो इसको हम लोग द्रौपदी प्रथा कहते हैं। भारत में, महाभारत में कहा गया ना, द्रौपदी के पांचाली कहते हैं उनको, द्रौपदी का नाम पांचाली भी है। वह स्त्री जिसके 5 पति हों वह पांचाली कहलाती है। तो वो कहते हैं कि हम महाभारत कालीन प्रथा से ये अपने जन जीवन में अंगीकार किए हुए हैं, और हमारे यहाँ द्रौपदी प्रथा चलती है। तो एक स्त्री के 5 पति होते हैं, तो वहाँ उसको हम लोग कहते हैं पॉलीएंड्री। और जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कही गई, वो कही गई है मोनोगेमी, माने एक पति और एक पत्नी। और यहाँ पर बहुपति प्रथा, मुसलमानों में बहुपत्नी प्रथा। तो ये 3 अंतर मिल गए हमको। लेकिन जो अनुसूचित जाति में जो बहुपति प्रथा है, इसे हम लोगों ने इस समान नागरिक संहिता में अपवाद में डाल दिया, क्योंकि वह स्थानीय अनुसूचित जाति है, उनकी वह व्यक्तिगत विधि या उनके द्वारा अंगीकार की गई अपनी पारस्परिक विधि है, तो उसको हमने अपवाद में डाल दिया। तो उनको प्रोटेक्शन दे देते हैं हम लोग, क्योंकि वे अनुसूचित जाति के हैं। अब यह रह गई बात आगे कि जो अधिनियम उत्तराखंड ने बनाया, उसको हम आज की तारीख में मानक की तरह से देख सकते हैं शेष राज्यों के लिए, क्योंकि गोवा में तो बहुत पहले से है, गोवा में तो 87 से है, लेकिन उसको किसी ने मानक नहीं माना। अब यहाँ पर एक बिंदु और चर्चा में मैं लाना चाहता हूँ कि गोवा में क्यों 1987 में ही एक समान नागरिक संहिता आ गई और व्यवहार में उतार दी गई। तो इसके लिए सबसे अच्छा तार्किक आधार ये बनता है कि गोवा में जो डेमोग्राफी है, जो जनजातीय जो वहाँ पर प्रतिशत है, उसको हम ध्यान करें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि जो क्या कहते हैं जनसंख्या का अनुपात है, वहाँ हिंदू जनसंख्या में सर्वाधिक हैं, उसके पश्चात क्रिश्चियन है, उसके पश्चात फिर पारसी हैं, और उसके पश्चात फिर मुस्लिम हैं। तो कहने का अर्थ हो गया मुस्लिम वहाँ अत्यल्प संख्या में हैं। अतः उन लोगों ने अपनी शरीयत की बात वहाँ पर जोर दे के नहीं मानी। पारसी लोग थोड़ा सा सॉफ्ट और एडेप्टिव होते हैं, उन्होंने उसका प्रतिरोध नहीं किया। हिंदुओं ने पाया कि ये जो एक समान नागरिक संहिता है वो अपने व्यक्तिगत कानूनों के प्रतिकूल नहीं है, इसलिए वहाँ पर यह सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। परंतु अन्य राज्यों में जहाँ पर कि मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा है, जैसा कि पाया जाता है सामान्यतः संपूर्ण भारत में देखा गया है कि सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा जनसंख्या है हिंदुओं की, उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं मुस्लिम, जो कि अपने दैनंदिन जीवन में शरीयत के नियमों का पालन करते हैं, और वो कहते हैं कि शरीयत हमारे कुरान का हिस्सा है। तो जैसे ही शरीयत से संबंधित किसी प्रावधान पर कोई नियम बनाने के लिए केंद्र या राज्य सरकार राजी होती है, जैसे कि भरण पोषण के मामले में, शाहबानों के मामले में हुआ था, तो वे इसे अपने धर्म पर हमले की तरह देखते हैं और कहते हैं कि ये हमारे कुरान में दी गई शर्तों के प्रतिकूल है, अतः हमारी धार्मिक आस्थाओं के प्रतिकूल है। जबकि न्यायालय इस बात को नहीं मानता, और उसने माना भी नहीं, और उसने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में इस बात को खुल के अस्वीकार किया और कहा नहीं, यह नहीं माना जाएगा। और इसके अंतर्गत ही उन्होंने CRPC 125 जो आजकल BNSS है, ये 144 से 147 के अंतर्गत, और उसके बाद फिर वो जो डिवोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन एक्ट 2018 का बना, वो उस दोनों में ही इस बात को नकार दिया और कहा नहीं, यह आपके सामाजिक जीवन के अंगों से रिलेटेड है, इसमें कोई धार्मिक पक्ष नहीं है, इसलिए हम इस पर नियम बना सकते हैं। अब आ गई बात पुनः घूम फिर के वहीं पर कि उत्तराखंड में जो नियम बनाया गया, जो
बनाई गई समान नागरिक संहिता, उसकी विषय वस्तु क्या है। क्योंकि मैंने जैसे कहा था पहले कि अन्य राज्य जो इस दिशा में पहल करेंगे वे गोवा के समान नागरिक संहिता और उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता दोनों को मानक ले सकते हैं और मानक मान करके उसी के नक्शे कदम पर आगे अपने यहाँ भी नियम बना सकते हैं समान नागरिक संहिता के। तो उत्तराखंड में क्या कहा, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो, तो कहने की बात क्या है कि यहाँ जो प्रावधान दिए गए हैं वो कह रहे हैं कि जो जो उस राज्य प्रांत में निवास कर रहे हैं ये उन पर लागू होंगे। उत्तराखंड के मूल अधिवासी किसी भी भारत के राज्य में रह रहे हों, भाग में रह रहे हों, उन पर भी लागू होंगे। एक भाग जो कि विवाह का पक्षकार है वह यदि उत्तराखंडी है, उत्तराखंड का आदिवासी है, तो उस पर भी ये लागू होंगे। और ये किस पर लागू होंगे, ये विवाह पर लागू होंगे, वैवाहिक विवाद पर लागू होंगे और उससे रिलेटेड आनुषंगिक नियमों पर लागू होंगे। माने सहवास संबंधी, माने कंजुगल राइट्स रिलेटेड जो भी अधिकार हैं उन पर लागू होंगे। वह विरासत पर लागू होंगे, उत्तराधिकार पर लागू होंगे। तो कहने का अर्थ हो गया कि जब भी हम विवाह से संबंधित अधिकार, दायित्व, भरण पोषण, विरासत, उत्तराधिकार, वैवाहिक विवाद, विवाह की शर्तें, एक विवाह की उम्र इत्यादि जो विषयों पर बात करेंगे तो वहाँ पर हम एक समान नागरिक संहिता में प्रावधान बनाएंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि हिंदुओं में भी बहुत धर्म और संप्रदाय हैं और उनका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि विवाह को हम कौन मानेंगे, हिंदू विवाह मानेंगे। पंजाबियों में जो विवाह होता है उसको हम आनंद कारज कहते हैं, उसको भी विवाह मानेंगे। आशीर्वाद पारसियों में होता है तो उसे भी हम विवाह ही मानेंगे। पवित्र मिलन ईसाइयों में होता है, वह भी विवाह की ही परिभाषा में आएगा। मंगल फेरे जैन समुदाय में होता है, वह भी विवाह ही माना जाएगा। निकाह मुस्लिमों में होता है, वह भी विवाह ही माना जाएगा। निसुईन यहूदी विवाह कहलाता है, यही माना जाएगा। बहुत हिंदू संप्रदाय में सप्तपदी मानी जाती है, यह भी वही माना जाएगा। बहुत जगह गार्लैंड एक्सचेंज होता है, मंदिर में पूजा होती है, वह भी विवाह ही माना जाएगा। तो इनका कहने का मतलब है कि जो भी कार्यकलाप विवाह की श्रेणी में आता है उन सब पर समान नागरिक संहिता के विवाह और विवाह के आनुषंगिक कार्यकलापों से संबंधित नियम लागू होंगे। तो यह बात खुल के आ गई सामने कि अब एक समान नागरिक संहिता यदि आ गई तो इसमें सामान्यतः किन किन क्षेत्रों को हम कवर करेंगे, यह एक बार फिर से उल्लेख कर लेते हैं। तो विवाह विच्छेद, भरण पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, बच्चों की अभिरक्षा, विवाह विच्छेद के उपरांत संपत्तियों का आवंटन माने विभाजन, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना, धर्म जो कि विभिन्न धर्मों में धर्म संप्रदायों के आधार पर डिस्क्राइब्ड है, उन सबको हम एक रूपता में लाने के लिए यह समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम विवाह हेतु शरीयत विधि, ईसाइयों के लिए भारतीय क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसियों के लिए पारसी विवाह अधिनियम और विवाह विच्छेद अधिनियम 1936, ये ऐसे अधिनियम हैं जो विभिन्न धर्म संप्रदायों में विवाह को और विवाह की शर्तों को, विवाह की समस्याओं को, विवाह के आनुषंगिक विषयों को नियंत्रित करते थे। इन सब में एक रूपता लाने के लिए भी एक समान नागरिक संहिता की बहुत ही आवश्यकता है। अब यहाँ पर यह उल्लेख किया जाना है कि विवाह विच्छेद भी विवाह से ही संबंधित एक समस्या है और उसके उपरांत जो पक्षकार है, जो स्त्री है, उसको भरण पोषण दिए जाने का व्यवस्था की जानी चाहिए, यह कहा जाता है। तो 19 सितंबर 2018 को मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि 2019 में बना था, एक बार में 3 तलाक को इन्होंने तलाक बिद्दत को मैंने मोड ऑफ डिवोर्स इन मैरिज, ट्रिपल डाइवोर्स एट वन गो को उन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया। अबोलाइट कैन नॉट बी, मैरिज कैन नॉट बी डिसॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिपल डाइवोर्स इन वन स्ट्रोक। तो ये ख़त्म कर दिया। तलाकुल बिद्दत, तलाकुल सुन्नत है लेकिन तलाकुल बिद्दत नहीं है, और जो डिफरेंट काइंड है वो अलाउड है। इर्रेवोकेबल मैरिज का जो डिवोर्स है वो अब अलाउड नहीं है। तो इन सब विसंगतियों को एक रूपता देने के लिए यह एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता समझी गई और इन्हें उत्तराखंड में अंगीकार किया गया, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है और अन्य राज्यों के लिए प्रेरक भी। अब इसी प्रकार भरण पोषण के लिए भी
प्रत्येक अधिनियम में, जो कि अपने पर्सनल लॉ से रिलेटेड है, वहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं। हिंदू विधि में दिया गया है, आपका CRPC में दिया गया, जो कि BNSS हो गया है, उसमें भी दिया गया है। पत्नी, बच्चे, अविवाहित पुत्रियाँ, अभित्यक्त पत्नी इत्यादि के भरण पोषण की व्यवस्था की गई है। माता पिता के भरण पोषण की व्यवस्था की गई है। वृद्ध जनों के भरण पोषण की व्यवस्था की गई, उसके लिए अलग से अधिनियम है। लेकिन इन सब को अब समेकित करके एक ही जगह ला दिया गया, और लाने के पश्चात यह सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि किसी भी परिवार के जो सदस्य हैं, जिसमें कि पत्नी आती है, पुत्र आते हैं, पुत्री आते हैं, उनके सबके भरण पोषण के लिए, चाहे वो विवाह में रहें अथवा विवाह से पृथक हो जाएं, उनके लिए प्रावधान कर दिया जाएगा। और जो विभिन्न तरह के प्रावधान विभिन्न व्यक्तिगत विधियों में, उन सब में एक रूपता कर दी जाएगी। और इसका प्रयास उत्तराखंड के इस एक समान नागरिक संहिता में किया गया है। तो यह उद्देश्य हमारे दिमाग में रखना होगा। अब ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि बहुत से ऐसे अधिनियम हैं जो कि दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं को निपटने के लिए या उसमें समाधान देने के लिए बनाए गए हैं। जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, महिलाओं के प्रति अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, चाइल्ड एडॉप्शन बिल जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और उसका रेगुलेशन 2017 और 2022 के द्वारा आया है। तो इस सब बिंदुओं पर भी जो हैं हम लोगों ने अधिनियम बनाए, और अधिनियम बनाते समय ये बात ध्यान में रखी गई कि इनमें धर्म का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए हम लोग इनको सेकुलर लॉज कहते हैं, और इनके बनाए जाने पर किसी भी धर्मावलंबी द्वारा कोई प्रतिवाद भी नहीं किया गया। परंतु जो एडॉप्शन का बात है वह मुस्लिमों में उपलब्ध नहीं है, क्रिश्चियंस में उपलब्ध नहीं है, पारसियों में उपलब्ध नहीं है, और हिंदुओं में उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में समरूपता लाने के लिए इस बिंदु पर भी समान नागरिक संहिता में प्रयास किया जाएगा। अब रह गई बात मोनोगमी की, बात मैंने पहले ही कह दी, और विवाह की एज की बात मैंने पहले ही कह दी, और एज ऑफ प्यूबर्टी की बात मैंने पहले ही कह दी, लिव इन में रह रहे बच्चों की वैधता की बात मैंने पहले ही कह दी। तो यहाँ पर इन सब विषयों पर बहुत ही छिटके बिटके प्रावधान हैं। इन सब को एकीकृत करके एक जगह लाना होगा, जिससे कि यदि इन बिंदुओं पर कोई विवाद कभी भी उपलब्ध हो तो केंद्रीयकृत रूप से, एकीकृत रूप से समान नागरिक संहिता में उन सब समस्याओं से संबंधित प्रावधानों को हम एक जगह पा सकें और समस्याओं का निराकरण और निदान कर सकें। तो यह तो धनात्मक पक्ष है इसका, अपना समान नागरिक संहिता में। अब यहाँ पर जब हम अब चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जिसने यह पहल की है कि वह अब उत्तराखंड के पश्चात अपने राज्य में समान नागरिक संहिता का निर्माण करेगा और उसे प्रभावी रूप से लागू करेगा। तो यदि यह हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले गोवा को मार्ग प्रदर्शक के रूप में देखेंगे, फिर उत्तराखंड को देखेंगे जो कि ताज़ा तरीन समय में 2024-25 में एक समान नागरिक संहिता की बात करता है। उसके पश्चात गुजरात ने उसका अनुसरण किया है। इसी तरह से शनै शनै अन्य राज्य भी अपने राज्यों में एक समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेंगे और हिम्मत जुटाएंगे, ऐसी हम अपेक्षा कर सकते हैं। हाँ जी, तो यदि इन सब प्रेरक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य इस डर से निकल जाएं कि हम जब एक समान नागरिक संहिता बनाएंगे तो जो हिंदुओं के पश्चात सबसे बड़ी जनसंख्या है मुस्लिमों की, वह अपने को आहत महसूस करेगी, और आहत महसूस करने के साथ साथ उनका राजनीतिक दलों का जहाँ जिनकी सरकारें उस राज्य विशेष में हैं, अपने लिए कुछ ऋणात्मक होता देखने का भय पाल लेंगी। इससे उनको मुक्त होना होगा और यह देखना होगा और दिखाना होगा कि जी हाँ, धर्म और दैनिक जीवन दोनों अलग चीज़ें हैं। धर्म आस्था का विषय है और दैनिक जीवन के विषय जो कि जैसे मैंने बार बार कहा है, विवाह हुआ, विवाह विच्छेद हुआ, भरण पोषण हुआ, दत्तक ग्रहण हुआ, उत्तराधिकार हुआ, विवाह
की पुनर्स्थापना हुई, विवाह में और विच्छेद होने के पश्चात संपत्तियों का विभाजन हुआ, बच्चों की अभिरक्षा हुई। तो ये सब विषय ऐसे हैं जो धर्म से अलग हैं। धर्म का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। यह मात्र अपने दैनिक जीवन को नियंत्रित करने वाले बिंदु हैं और जिन पर एक रस रूपता का नियम होना अत्यावश्यक है। तो इन सब साहसिक प्रयास करने से ही कोई भी राजनीतिक दल जो किसी भी राज्य में सत्तासीन है वह एक समान या समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। हाँ, जब आप प्रावधान लेके आएंगे तो उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके हितों को प्रभावित होने की आशंका है, उन सब की इच्छा, उन सब की क्रिया, प्रतिक्रिया और सुझावों का समावेश इस पूरी प्रक्रिया में होना चाहिए। क्योंकि एक पक्षीय कार्य होने से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के मन में आशंका का उठना बहुत ही जायज़ है। तो उनकी आशंकाओं को निर्मूल किया जाना बहुत आवश्यक है। उनके द्वारा दिए गए सुझावों को मानना न मानना वो अलग बात है, लेकिन सुझावों का जो है एकत्रीकरण और उन पर स्वीकृति और स्वीकार किए जाने के लिए कारण देने की व्यवस्था, इसका तो होना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा होने पर मैं सोचता हूँ कि जो प्रभावित होने वाले पक्षकार हैं, खासकर मुस्लिम और उसके पश्चात पारसी और उसके पश्चात क्रिश्चियन, तो वे इस तथ्य से सहमत हो जाएंगे कि एक समान नागरिक संहिता किसी भी तरह से उनकी पूजा और विश्वास पद्धति में हस्तक्षेप नहीं करती, वरन वह उनके दैनिक जीवन के विभिन्न आयामों में, विभिन्न पक्षों पर, विभिन्न विषयों पर एक सहज, सरल, सुगम और समझ सकने वाले प्रावधानों का एक समूह प्रस्तुत करेंगी, जिससे कि हर व्यक्ति को यह बात साफ साफ पता रहेगी कि मेरे अधिकार अमुक परिस्थिति में क्या हैं। और उसके पश्चात फिर न्यायालयों को भी विवाद की स्थिति में त्वरित गति से निर्णय देने के लिए सहायता मिलेगी। नहीं तो विभिन्न मतावलंबियों के विभिन्न व्यक्तिगत विधियों के अंतर्गत इस प्रकार के अनेक प्रावधान हैं कि वो एक मकड़जाल बन जाता है, और जिसमें एक व्यक्ति जो एक धर्म का अनुयायी है, वो दूसरे धर्म के में उस विषय विशेष पर प्रावधानों के बारे में उतना निष्णात या निपुण नहीं होता। तो इस भ्रमजाल से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है कि हम एक समान नागरिक संहिता को अंगीकार करें। हाँ, 2-3 बातें जैसे मैंने आपसे कही कि हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि समान नागरिक संहिता में समाहित किए जाने वाले विषय क्या हों। और जैसा कि मैंने सूक्ष्म में कहा ही कि ये विवाह से संबंधित और आनुषंगिक क्रियाकलाप, बच्चों का भरण पोषण, परित्यक्ता का भरण पोषण और संपत्तियों का उत्तराधिकार, संपत्तियों का बंटवारा, दत्तक ग्रहण इत्यादि जैसे विषय, ये आपका लिविंग रिलेशंस का रजिस्ट्रेशन, बच्चों की वैधता, उनके अधिकार इत्यादि के बारे में हम भली भांति चर्चा करें। और जो प्रभावित होने वाले पक्षकार हैं, खासकर जो उग्र प्रवृत्ति के व्यक्ति समूह हैं, और जिसे कहने में मुझे ज़रा भी हिचक नहीं है कि धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता मुस्लिम समाज के लोगों में है, वो वस्तु स्थिति का आकलन किए बगैर ही धर्म में हस्तक्षेप, धर्म के विरुद्ध जैसी बातें कहने लगते हैं। तो उन्हें सह समझाने की आवश्यकता है कि भाई, जिन विषयों पर यह नियम बनाए जा रहे हैं वो किसी भी तरह से न तो दूरस्थ न ही निकटस्थ रूप से आपके धर्म, आस्था और धर्म की जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इन पर प्रतिवाद ना करें। यह समाज के विभिन्न वर्गों, जिसमें से कि मुस्लिम वर्ग भी सम्मिलित है, ईसाई भी सम्मिलित है, पारसी भी सम्मिलित है, और हिंदुओं के अनेक मत संप्रदाय हैं वो भी सम्मिलित हैं, उन सब के हितों की रक्षार्थ बनाया जा रहा है। और यह जो एक कॉम्प्लेक्स वे या कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ प्रिवेलिंग लॉ सिस्टम है, लेजिस्लेटिव सिस्टम है, उसका सरलीकरण है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उनके हित रक्षण के लिए उन्हें समुचित अवसर देंगे, तो मैं ये अपेक्षा कर सकता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत के शेष राज्यों में भी एक समान नागरिक संहिता शनैः लागू हो जाएगी। और ऐसा हो जाएगा तो चीज़ें बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुँच जाएंगी। इस पूरी चर्चा के साथ
मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सभी क्या करेंगे, वह लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।